हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपनी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है दैट विल बी ऑन द इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक चैप्टर 1 to 5 का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सिविक चैप्टर 1 to 5 का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी इकोनॉमिक्स की है और इकोनॉमिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक चैप्टर 1 से मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कम एंड बिगिन दिस वन। चलो बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ व्हाट। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ व्हाट, तो पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ कोल। डेवलपमेंट के लिए जो लोग हैं अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, लाइक उनका इनकम बढ़ जाए, इनकम के साथ साथ उनको फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले। सो डेट्स वाई यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन गोल हो जाएगा, मिक्स ऑफ गोल हो जाएगा। ये बिल्कुल चैप्टर के शुरुआती दौर में ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा यहाँ पर? टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज देयर डैश इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। बोला गया कि अलग अलग देशों के डेवलपमेंट को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उस देश का कौन सा ऐसा चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका यूज करते हुए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो उस देश का इनकम कंट्री को कंपेयर करने के लिए कंट्री का जो इनकम है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका यूज करते हुए देशों को तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट व्हाट। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम के थ्रू नहीं करते हैं, क्योंकि टोटल इनकम की कमियां हैं और कमियों के रिगार्डिंग यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया। जब टोटल इनकम के थ्रू कंपेयर करते हैं तो पता नहीं चलता है हम लोगों को कि एक औसत व्यक्ति है उसकी कमाई कितना है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि अलग अलग देशों का जो पॉपुलेशन होता है वो पॉपुलेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट कंट्रीज है डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट कंट्रीज है डिफरेंट पॉपुलेशन। इसलिए हम लोग टोटल इनकम का यूज करते हुए कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि पर कैपिटा इनकम का यूज करते हुए अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं। पर कैपिटा इनकम बताता है कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी है और टोटल इनकम बताता है कि एक पूरे देश की कमाई कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा ये रहा। Who publish world development reports in which ranking of countries based on per capita income। और पर कैपिटा इनकम का यूज करते हुए जब हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के लिए जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करेगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यहाँ वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक कर लेना है, ऐसे याद रखना है। किसके बेसिस पर? पर कैपिटा इनकम। किसके बेसिस पर? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? फ्रॉम द गिवन टेबल इन द चैप्टर विच स्टेट हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये तो सबको पता है कि हमारे देश में किस राज्य का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है? केरला का है, लगभग 92-93% है। और सबसे कम किसका है? बिहार का 62 या 63% के आसपास है। कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा है? केरला का है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन सी केरला हो जाएगा। केरला है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। Among the following South Asian countries which had highest life expectancy at the birth। साउथ एशियन कंट्री का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन जीने का जो उम्र है, औसत उम्र है, वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? श्रीलंका में है 75.5, नेपाल में लगभग 70 के आसपास है और भारत में 68 के आसपास है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका में लोगों का जो औसत आयु है वो औसत आयु 75 है, ठीक है। और इन देशों में सबसे ज्यादा इन्हीं का है। चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंटल गोल क्या है? उद्योगपति क्या चाहता है अपने जीवन में? वो क्या चाहता है भाई? तो उद्योगपति जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्री चलाता है, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो जाएगा? टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। डेवलपमेंटल गोल इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या है? टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन सी, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। Which one of the following state has the highest human development index? इन राज्यों में सबसे ज्यादा एचडीआई किसका है? इन राज्यों में सबसे ज्यादा एचडीआई किसका है? तो केरला, जिसका लिटरेसी रेट ज्यादा है उसी का एचडीआई भी ज्यादा है। वहां पर मानव डेवलप भी ज्यादा है। लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वहां का मानव भी बहुत ज्यादा डेवलप है। तो क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? व्हाई डज केरला हैव अ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? केरला का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम क्यों है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट शिशु मृत्यु दर होता है। शिशु मृत्यु दर मतलब एक बच्चा 1000 बच्चा का जब जन्म हो रहा है, उसमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट किए बिना ही एक्सपायर कर जा रहे हैं, उस रेट को, उस परसेंटेज को हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। अब बोला गया कि केरला में सबसे कम क्यों है? 3 राज्यों का कंपेयर किया गया है आपके बुक में, केरला, पंजाब और बिहार, उसमें सबसे कम केरला का है। क्यों भाई? क्योंकि केरला में एडुक्वेट प्रोविजन है बेसिक हेल्थ का और एजुकेशन का। वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी बहुत से अच्छा है, तो लोगों को पता है कि क्या करना है, नहीं करना है, बच्चों का देख रेख कैसे करना है। इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल वगैरह भी बहुत अच्छे से, अगर तबीयत वगैरह खराब हो रहा है तो तुरंत जाकर वहाँ पर बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। Nearly dash of the country is over using their groundwater reserve. ग्राउंड वाटर कितने परसेंट या क्या रेशियो है हमारे देश का पॉपुलेशन का जो अंडरग्राउंड वाटर को या ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं? तो 1/3 33% जो लोग हैं, 33% जो लोग हैं हमारे देश में ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा। हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट इफ वी आर प्रॉपर्ली नॉरिश्ड और नॉट? हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं? क्या हम लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार है? क्या आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, दुबले पतले हो, तो कहीं कुपोषण का शिकार हो या नहीं, आप लोग कैसे पता कर सकते हो? प्रॉपर नॉरिश्ड, प्रॉपर हेल्दी हो या नहीं, कैसे पता कर सकते हो? तो इसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसके थ्रू पता करते हैं कि बॉडी में फैट कितना है, बॉडी में मास कितना है, ठीक है ना। ये निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है आपको पता ही होगा। सबसे पहले हाइट को रखते हैं और हाइट के बाद वेट को रखते हैं, वेट बाई हाइट, और हाइट किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, ठीक है। मीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा और वेट को रखिएगा केजी में, ओके।
और जो आएगा जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वो आप इकोनॉमिक्स वाले बुक में लास्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप प्रॉपर्ली नॉरिस्ट हो या नहीं हो। तो वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द एग्जाम्पल बिलोंग्स टू पब्लिक फैसिलिटी। कौन सा एग्जाम्पल है जो पब्लिक फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है? एजुकेशन, तो एजुकेशन है ही भाई, पब्लिक फैसिलिटी का ही पार्ट है, लोगों को एजुकेशन चाहिए। हेल्थ केयर भी पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट भी पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ये तीनों जो है पब्लिक फैसिलिटी का ही पार्ट है। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। लिटरेसी रेट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो किस एज ग्रुप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? तो 7 एंड एबव, 7 साल या 7 साल के से ज़्यादा के उम्र के जो लोग हैं उनके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं लिटरेसी रेट को। और हम लोग ये देखते हैं लिटरेसी रेट में, हम लोग ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है जिसका उम्र 7 या 7 साल से ज़्यादा है वो पढ़ने लिखने के लिए जानता है या नहीं, रीड और राइट कर सकता है कि नहीं, रीड और राइट चीज़ों को किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है और लिख सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, वो बच्चा क्या है, वो बच्चा एक लिटरेट है। वो बच्चा क्या है? बच्चा एक लिटरेट है, ठीक है ना, लिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद जो परसेंटेज आएगा तो उसको लिटरेसी रेट कह देंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा, 40 नंबर क्वेश्चन, और यहीं पर मेरे ख्याल से नहीं एक और है, 50 नंबर क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 1 का लास्ट वन होगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ डैश एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स विद इन अ पार्टिकुलर ईयर। बताएं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बताता है कि 1000 जो बच्चों का जो जन्म हुआ है उन बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं और 1 साल के अंदर ही उनका क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा, विद इन अ पार्टिकुलर ईयर ये नहीं होगा, यहाँ पर विद इन अ पार्टिकुलर ईयर ये नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन है एट द एज ऑफ 1 ईयर, यही पर हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में विद इन अ पार्टिकुलर ईयर नहीं होगा, विद इन अ पार्टिकुलर ईयर हो जाएगा, फिर भी यहाँ ऑप्शन तो ये ईयर ही जा रहा है, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश बाय द यूएनडीपी। अब देखिए एक और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जा रहा था किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मानव कितना डेवलप है या नहीं, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। जब यूएनडीपी जब जारी करता है तो उसका बेस क्या होता है, वहाँ पर बेस पर कैपिटा इनकम था, यहाँ पर बेस क्या है, पर कैपिटा इनकम तो रहेगा ही, इसके साथ साथ हेल्थ भी रहेगा और एजुकेशनल लेवल भी रहेगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो यूएनडीपी जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है तो 3 क्राइटेरिया का यूज करता है, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, 3 क्राइटेरिया। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 का जो एमसीक्यू है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 2 की ओर मूव करेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग चैप्टर 2 की ओर मूव करते हैं। चैप्टर 2 क्या है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। चलो देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये रहा हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, नन। तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर के, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्सरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और कई सारे सेवाएं आती है, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, डैश शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज। क्या दिखाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, क्या दिखाता है भाई, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिखाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जीएसडीपी की अगर बात कर लिया जाए तो ये दिखाता है कि एक राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। चूंकि देश के लेवल पर पूछा जा रहा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा।
इन द पास्ट 100 year देयर हैज बीन फास्टर शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश इन अ डेवलप कंट्री। बोला गया कि पिछले 100 सालों में डेवलप कंट्री में किस सेक्टर से किस सेक्टर में फास्टर शिफ्टमेंट हुआ है, सेकेंडरी टू टर्सरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू टर्सरी, अदरवाइज नन, किसी में नहीं। तो पिछले 100 सालों में अगर डेवलप कंट्री के इकोनॉमी को अगर आप अध्ययन करते हो तो आप पाओगे कि उस समय पिछले 100 साल पहले, मैंने 100 साल पहले सेकेंडरी सेक्टर वहाँ पर डोमिनेंस कर रहा था और अभी क्या कर रहा है, टर्सरी कर रहा है। तो सेकेंडरी टू टर्सरी हो जाएगा, सेकेंडरी टू टर्सरी हो जाएगा। इन विच सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। भारत में कौन सा सेक्टर है जो आज भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, अदरवाइज प्राइमरी सेक्टर। तो भारत में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज भी प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर जो है आज भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चूंकि थ्योरी पोर्शन को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो सब फैक्ट पर हम लोग नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हो, NREGA, नरेगा कह लो या मनरेगा कह लो, ठीक है। अगर महात्मा गांधी लगा लोगे इससे पहले तो मनरेगा हो जाएगा। तो कब पास किया गया था, जिसमें 100 डेज की गारंटी दी गई थी कि कोई भी मजदूर जो है उसको 100 दिन तो कम से कम काम मिलेगा ही। ये कब पास किया गया था, तो 2005 में पास किया गया था। भारत में नरेगा जैसे जो कानून हैं वो कब पास किए गए हैं, 2005 में किए गए हैं, ठीक है। बाद में इसको नाम चेंज कर मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी भी नाम में जोड़ दिया गया था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वर्कर्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है भाई। वर्कर्स हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर, बिल्कुल सही है भाई। वर्कर्स गेट प्रोविडेंट फंड एंड बोनस, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्करों को एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी रहती है, फिक्स वर्किंग आवर रहता है, पीएफ मिलता है, बोनस मिलता है। ये सारे जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा जो फीचर होगा वो कहाँ पर होगा, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का क्या मोटिव होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का क्या मेकिंग होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है, इंटरटेनमेंट होता है, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी होता है, या नन होता है। सोशल वेलफेयर, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का मोटिव होता है सामाजिक कल्याण करना, समाज की सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ पर होता कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, तब हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन ए, प्रॉफिट मेकिंग। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट होता है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। Which of the following economic activity does not belong to the tertiary sector? कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा है जो टर्सरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है। बैंकिंग, तो बैंकिंग बिलोंग करता है, टीचिंग भी बिलोंग करता है, वर्किंग इन कॉल सेंटर भी बिलोंग करता है, बी कीपिंग जो है, बी को करना, कीप करना, मधुमक्खी का पालन करना, ये जो है ये किस सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बी कीपिंग। बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट बिलोंग टू टर्शियरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं।
द इकोनॉमिक इज क्लासिफाई इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो क्लासिफिकेशन है या इकोनॉमिक की जो क्लासिफिकेशन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वो किस बेसिस पर है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पर है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर है, या ऑनरशिप और ऑफ इंटरप्राइजेज के बेसिस पर है, या ऑल ऑफ दीज के बेसिस पर है। तो ऑनरशिप, उस इंटरप्राइज का ऑनरशिप किसके पास है उसके बेसिस पर उस सेक्टर को या तो पब्लिक सेक्टर कह लो या तो प्राइवेट सेक्टर कह लो। अगर सरकार के पास ऑनरशिप है तो पब्लिक सेक्टर, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, बिजनेसमैन के पास अगर ऑनरशिप है तब उसको क्या कहोगे, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज कहोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई करते हो। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम से जानते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर है। तो आंख बंद करके मारने वाला भाई था, ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन आंख बंद कर भाई टिक करो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, ये क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर। आईटी जो है वो किस सेक्टर में आता है, टर्सरी में आता है। आईटी किस सेक्टर में आता है, टर्सरी में आता है। The type of unemployment in which number of people working is more than the actual needed, बोला गया कि उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, जिस अनएम्प्लॉयमेंट में जो जरूरत है, जितने लोगों की जो जरूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जहां पर डिसगाइज का मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, छुपा हुआ, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हम लोगों को कहां पर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलता है। वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं और पता भी नहीं चलता है कि लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, चलिए फिगर बेस्ड एक यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लुक एट द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर में जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो काम किस सेक्टर के अंदर आएगा भाई, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो किस सेक्टर में आएंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक जो महिला है, एक महिला कपड़ा को बेचने का काम कर रही है। किसको बेचने का काम कर रही है, दूसरे महिला को कपड़ा बेच रही है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किस सेक्टर में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरनरी। तो चूंकि यहाँ पर सेवा प्रोवाइड किया जा रहा है, सेवा प्रदान किया जा रहा है, और सेवा वाला जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी कम इनटू द टर्सरी सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर टर्सरी कर लेंगे। आगे देखिएगा, लुक एट द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए और पिक्चर को देखने के बाद यहाँ फिर से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस सेक्टर में आएंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस सेक्टर में आएंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक जो मजदूर है, एक मजदूर क्या कर रहा है भाई, ईंट बनाने का काम कर रहा है। कैसे ईंट बना रहा है, तो मिट्टी को गूंथने का काम कर रहा है, और मिट्टी को गूंथने के बाद उसको शेप दे रहा है, और फिर इस शेप को भट्ठी में उसको पकाया जाएगा। ठीक है, एक पुरुष भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और एक महिला भी यहाँ पर काम कर रही है। और अब आपको बताना है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है किस सेक्टर में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अदरवाइज पब्लिक सेक्टर में आएगा। तो साधारण सी बात है कि यहाँ पर जो भी काम किए जा रहे हैं यहाँ पर फिक्स्ड आवर नहीं है। फिक्स्ड आवर है क्या, तो फिक्स्ड आवर नहीं है, फिक्स्ड आवर नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कब तक इनको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है, कभी भी इनको हटा दिया जा सकता है। इनको कोई पीएफ प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, इनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें इनको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट विल बी कम इनटू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसलिए किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। ठीक है, ये किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे।
ठीक है, पब्लिक सेक्टर में तो आ ही नहीं सकते हैं, ऑर्गेनाइज में भी नहीं आ सकते हैं, प्राइमरी में भी नहीं आ सकते हैं। सो दैट्स वाई इट विल कम इनटू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर काम के घंटे फिक्स नहीं है, जॉब इनका सिक्योर नहीं है, पैसे बहुत कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोगों ने चैप्टर 2 को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड चैप्टर 2। अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर मूव करेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर मूव करते हैं। चैप्टर 3 हमारा क्या है, मनी एंड क्रेडिट। चलो देखते हैं इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ये रहा हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड। उस सिस्टम को क्या कहते हैं जिस सिस्टम में वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज होता है। एक तरफ से वस्तु दीजिए, दूसरी तरफ से वस्तु लीजिए। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो बिल्कुल बहुत लंबे समय पहले मनुष्य जो है इस सिस्टम का यूज करता था। आज के समय में हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज नहीं करते, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। What were the earliest forms of object? What were the earliest form of object used as a money in India? भारत में शुरुआती दौर में कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको मनी के रूप में यूज किया जाता था? तो ग्रेन्स एंड कैटल हो गए, अनाज और पशुओं का यूज किया जाता था मनी के रूप में भारत में बिल्कुल शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में हम लोग मनी के रूप में क्या यूज करते थे, अनाज और पशुओं को, कैटल को, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी ग्रेन्स एंड कैटल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू को, व्हाट एलिमिनेट्स द नीड्स ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट जो बार्टर सिस्टम में था, उस डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट को क्या है जो एलिमिनेट कर देता है, क्या है जो उसको रिमूव कर देता है, तो मनी। अब हम लोग वस्तु के बदले वस्तु को नहीं एक्सचेंज करते हैं, बल्कि हम लोग पैसा का उपयोग करते हुए चीज़ों को खरीदते हैं। तो मनी ने क्या किया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, जो कहाँ पर था, बार्टर सिस्टम में था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी मनी हो जाएगा। मनी हैज एलिमिनेटेड the need for double coincidence of want in the barter system. In India, भारत में कौन है जो करेंसी को इशू करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन है जो भारत में करेंसी इशू करते हैं? सब लोग जानता है भाई, बिल्कुल बचपन से जानता है सब लोग। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी इशू करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ऑप्शन ए आरबीआई। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डू बैंक्स इन इंडिया होल्ड इन अ कैश? भारत में जो भी बैंक है वो कितना परसेंट जो है पैसा कैश के रूप में अपने पास रखते हैं और बाकी पैसों को लोन पर लगा देते हैं? तो कितना परसेंट कैश के रूप में रखते हैं? तो मात्र 15% कैश के रूप में रखते हैं, और 85% जो डिपॉजिट आता है, जो पैसा जमा किया जाता है, उसको लोन के रूप में दे देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15%, ठीक है ना, 15%। आरबीआई ही ये जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट को सेट किया है। आरबीआई ने निर्धारण किया है कि भाई सभी बैंकों को 15% तो कम से कम रखना है कैश के रूप में अपने पास में। इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट के लिए जो मेन डिमांड है, वो मेन डिमांड क्यों होता है? लोग क्यों लोन चाहते हैं, लोग क्यों क्रेडिट चाहते हैं? लैंड्स परचेज करने के लिए, घूमने के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए, या क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए? तो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, खेती करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसों की जरूरत होती है, किसानों को पैसों की जरूरत होती है। तो जो मेन डिमांड है क्रेडिट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, वो हो जाएगा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल? कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो कोलेट्रल का है? तो लाइव स्टॉक है भाई, लैंड भी है, डिपॉजिट विद बैंक भी है, ऑल ऑफ एबव। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कोलेट्रल के हैं।
एक कोलेट्रल ही बैंक में आप दिखाओगे तब जाकर आपको लोन मिलेगा। लोन लेने के लिए कोलेट्रल को शो करना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है, और कोलेट्रल का एग्जांपल लाइव स्टॉक है, लैंड है, डिपॉजिट विद बैंक है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बच्चा, जल्दी जल्दी एमसीक्यू करवा रहे हैं ताकि आप रैपिड वे में सारे एमसीक्यू को आप जल्दी से रिवाइज भी कर ले। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन। कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल इनफॉर्मल सेक्टर लोन का है? मनी लेंडर, हाँ भाई, ट्रेडर भी है, कोऑपरेटिव नहीं, कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव और जो बैंक है, कोऑपरेटिव और बैंक फॉर्मल सेक्टर लोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है? बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, मनी लेंडर और ट्रेडर किस सेक्टर का एग्जाम्पल है? इनफॉर्मल सेक्टर का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया आर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। बोला गया कि कितने परसेंट शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो कितने परसेंट जो गरीब लोग हैं वो अपना लोन कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं और ट्रेडर से लेते हैं। कितने परसेंट? तो 85%, 85% जो गरीब लोग शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं वो लोन कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से, जहाँ पर लोन इंटरेस्ट बहुत हाई है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह रहे हैं, वो अमीर नहीं बन पा रहे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? गोल्ड कॉइन चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं भाई। सिल्वर कॉइन भी नहीं चलते हैं, मैंने इन जनरल तो नहीं ना देखते हो। पेपर नोट मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है। अभी के समय में सभी लोगों के पास पेपर नोट्स है, और पेपर नोट्स क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। करेंसी का आधुनिक रूप क्या है? पेपर नोट्स। ये सब आधुनिक नहीं है, एंशियंट है। पुराने समय में गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन चलता था। अब चलते मतलब कोई स्पेसिफिक लोग अपना गोल्ड कॉइन बना ले, बात की बात है, लेकिन पूरे देश में नहीं चलता भाई। इन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मोस्ट ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है ज़्यादातर जो डिसीजन है लोन एक्टिविटी के रिगार्डिंग किसके द्वारा लिया जाता है? तो साधारण सी बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेंबर ही डिसाइड करेंगे कि किनको लोन देना है या नहीं देना है। बैंक से क्या मतलब है, NGO से क्या मतलब है, कोऑपरेटिव से क्या मतलब है। जिन मेंबर ने इस समूह को बनाया है वही मेंबर तय करेंगे कि लोन किसको देना है या नहीं देना है। ठीक है, हु सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन इनफॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट सिचुएशन को कौन सुपरवाइज करते हैं? RBI। फॉर्मल सेक्टर को तो RBI सुपरवाइज करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन एक्टिविटी है, क्रेडिट एक्टिविटी है, उसको सुपरवाइज कौन करते हैं? तो उसको सुपरवाइज RBI करता है क्या? नहीं करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं, मनी लेंडर भी नहीं, नन हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं करता है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो क्रेडिट दिए जाते हैं, जो लोन दिए जाते हैं, उसको सुपरवाइज करने वाले हमारे देश में कोई भी बॉडी नहीं है। फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज RBI करते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज। सबको साथ मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? किसको इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो गया, मोड ऑफ रिपेमेंट हो गया। सबको कलेक्टिव वे में हम लोग क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट लेने के लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होगा। सो दैट्स वाई हम लोग इन सभी चीज़ों को कलेक्टिव वे में क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इन सिचुएशन with high risk
क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द ब्रोअर व्हाट इज कॉल्ड। बोला गया कि हाई रिस्क के सिचुएशन में जो क्रेडिट जो लोन है वो लोन जो है वो ब्रोवर जिसने उधार लिया है उसके सिचुएशन को और ख़राब कर सकता है, और जब और ख़राब कर देगा तब उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप करते हैं। कर्ज चक्र माने कर्ज के चक्र में आप फंस चुके हो, लोन दिया गया, लोन को चुका नहीं पाए, फिर से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो लोन न लोन पे कर पा रहे हो सही से, न लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पे नहीं कर पा रहे हो। सो दैट्स व्हाई दैट विल बी नोन एज डेब्ट ट्रैप। इसको क्या कहते हैं, कर्ज चक्र कहते हैं। कर्ज चक्र में आप जो है घिर चुके हो। मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स आर। बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो जैसा कि हम बताएं 15% जो कैश अपने पास रखता है, 80% जो डिपॉजिट है उसको लोन के रूप में दे देता है, और इस लोन से जो इंटरेस्ट आता है, इस लोन से जो इंटरेस्ट आता है वही इंटरेस्ट उसका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, लोन। बैंक का सोर्स ऑफ इनकम लोन है। बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोन है, लोन के थ्रू पैसा कमाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैप्टर 3 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैप्टर 3 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अब जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में इतना ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि चैप्टर 4 में मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक में मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है, तो जल्दी से जो 4-5 एमसीक्यू है उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और इसको द इन कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। तो क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। कई सारे देशों का जो जुड़ाव है, इंटरकनेक्शन है, उस इंटरकनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कि भाई देश जुड़ रहे हैं, मतलब पूरा दुनिया जो है वो क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज्ड हो रहा है। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंपोर्ट पर जो चीज़ें दूसरे देश से आ रहा, अगर उस पर टैक्स लगाया जा रहा है तो डैट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड को कहीं ना कहीं वो बाधित कर सकता है, ट्रेड को बैरियर के रूप में काम कर रहा है। तो जो टैक्स इंपोर्ट पर लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड बैरियर कहते हैं। ट्रेड बैरियर क्योंकि वो ट्रेड को क्या कर रहा है, बाधित करने का काम कर रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरलाइजेशन इन ट्रेड। लिबरलाइजेशन इन ट्रेड का मतलब क्या है, तो वही ट्रेड बैरियर को जब हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्स, वही ट्रेड बैरियर, जो ट्रेड बैरियर लगे हैं उसको हम लोग जब रिमूव करते हैं तो उस रिमूवल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड या लिबरलाइजेशन इन ट्रेड। ट्रेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और टैक्स को क्या करना, रिमूव करना। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसीडर एन इन्वेस्टमेंट। कौन सा ऐसा यहाँ पर चीज़ें हैं जिसको आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसीडर करोगे। कौन सा यहाँ पर एक्टिविटी है जो एक इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। स्पेंडिंग मनी ऑन डिफरेंट एसेट, फॉर एग्जाम्पल लैंड, यही होगा भाई। पैसा का खर्च कर कर आप एसेट को खरीद रहे हो, जैसे लैंड हो गया, ठीक है। हेल्थ केयर पर पैसा खर्च कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर पर पैसा खर्च कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई सोशल रिचुअल पर या कस्टम पर पैसा खर्च कर रहे हो तो वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब आप एसेट खरीदते हो, जब आप संपत्ति खरीदते हो, संपत्ति बनाते हो, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, दैट विल बी कंसीडर एज एन इन्वेस्टमेंट। उसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसीडर कर सकते हो। हियर यहाँ पर इकोनॉमिक चैप्टर 1 to 4 क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी जरूर करें।